हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज का टॉपिक फिजिक्स यूनिट 6 ऑप्टिक्स, जो कि हर बच्चे की प्रॉब्लम है। हर बच्चा परेशान रहता है इस चैप्टर से, और सबसे ज्यादा नंबर का ऑप्टिक्स आता है 15 मार्क्स का, जिसके अंदर मेनली दो चैप्टर हैं, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। उसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है और जो मैंने बहुत मेहनत से निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम showing the image formation of a concave mirror produces a real inverted or magnifying image of an object and obtain the mirror formula। आप सभी जानते हैं कॉनकेव मिरर से टोटल 6 इमेज बनती है, 5 रियल होती हैं, 1 वर्चुअल होती है। बात रियल की कह रहा है, इन्वर्टेड की कह रहा है। इन्वर्टेड का मतलब है टोटल इमेज कितनी हो गई आपकी 5। उन पांचों में से एक इमेज बना के दिखानी है इसके लिए, और उससे आपको फिर मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्रूव करके दिखाना है। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ रियल डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन स्टैंड ऑफ ए कॉनकेव मिरर, हेंस ड्राइव द मिरर फॉर्मूला। पिछले बारे में मैग्नीफाइंग इमेज थी, अब के में डिमिनिश्ड इमेज है, छोटी इमेज बनानी है। तो उन्हीं 5 इमेज में से कोई एक इमेज देखनी है जो ऑब्जेक्ट से छोटी हो, और फिर उसको बनाना है और फिर दोबारा मिरर फॉर्मूला बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। हम यहाँ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, और कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, और उससे ड्राइव द मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करना है। ये जो 3 आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 25, 24 और 23 ईयर्स में आए हुए हैं, और इन्हीं के बेसिस पर हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहां पर हम लेंस के बारे में बात करेंगे। चौथा टॉपिक, रियल एंड एप्रियन डेप्थ। अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर काम करता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार करेंगे। फिफ्थ टॉपिक, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे आप TIR कहते हो। लॉज ऑफ TIR, 2 लॉ हैं, उनको तैयार करेंगे। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, यानी म्यू इक्वल टू 1/sin IC। IC का मतलब है क्रिटिकल एंगल, उसको तैयार करेंगे। एप्लीकेशन TIR की कई है, लेकिन आप मेनली 2 एप्लीकेशन तैयार करेंगे। पहली एप्लीकेशन राइट एंगल प्रिज्म, जिसे आप पोरो प्रिज्म कहते हैं, जिसमें हम 3 केस पढ़ेंगे। पहला, डेविएशन थ्रू 90 डिग्री, रे ऑफ लाइट आएगी 45 के एंगल से आएगी, 45 के एंगल से जाएगी, तो इसे आप बोलोगे डेविएशन थ्रू 90 डिग्री। डेविएशन थ्रू 180 डिग्री, जिसमें 180 डिग्री का एंगल बना के जाएगी, और एक होती है जिसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड इमेज। तो ये 3 इमेज आपको बनानी आनी चाहिए। नंबर 1 एप्लीकेशन है ये राइट एंगल प्रिज्म। दूसरी एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, उसकी मेन कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, डायग्राम कैसे बनेगा, और ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहां कहां पर करते हैं। इन 2 टॉपिकों को आप अच्छी तरह से याद करेंगे।
अब इस TIR के ऊपर जो मैंने 22, 23, 24 और 25 के बोर्ड के एग्जाम देखे हैं, मेनली मैंने जो 3 न्यूमेरिकल्स निकाले हैं, तीनों न्यूमेरिकल एक जैसे हैं। सब में एक ही चीज निकालनी है, सब में डायमीटर, रेडियस, एरिया निकालना है। इनमें से एक क्वेश्चन, किसी ना किसी क्वेश्चन के आने के चांस रहेंगे इस बार। आप एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है ए टैंक इज फिल्ड विद ए लिक्विड। एक टैंक को लिक्विड से फिल किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और जिसकी हाइट आपकी 30 सेंटीमीटर है। एक टिनी बल्ब, छोटा सा बल्ब, इज ग्लो एट द बॉटम ऑफ द टैंक, टैंक के बॉटम पे रख दिया। कैलकुलेट द डायमीटर एंड एरिया ऑफ एन ओपीक्यू डिस्क floating symmetrically on the liquid surface that can cut off completely the light from the bulb through comes out of the liquid surface। तो हम अगर कोई भी ओपीक्यू डिस्क उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर रख दें और बल्ब उस लाइट को काटे, तो उस समय उसका एरिया और उसका डायमीटर हमें बताना है। आपने क्वेश्चन देखा, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन, वही तरीका, वही फॉर्मूला हम दूसरे क्वेश्चन में ट्राई कर सकते हैं। ए पॉइंट लाइट सोर्स रेस्ट्स ऑन द बॉटम ऑफ ए बकेट। क्वेश्चन बदल रहा है लेकिन तरीका वही है। फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 1.25 अप टू एंगल ऑफ 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कुलर लाइट पैच formed on the surface of light emerging from the sources। ये जो दो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में है और जो ये आपको तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये जर्नल फॉर्म में है। ए ब्राइट पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड। जनरली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। ऑफ हाइट कितनी है? एच, कैपिटल एच। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस through which light can emerge out। Find the ratio of R upon H। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर भी पहले आप क्या निकालेंगे? उसका रेडियस निकाल लेंगे। हाइट आपको ऑलरेडी मालूम है, हाइट से उसको डिवाइड कर देंगे, रेशियो कर देंगे और आसानी से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास वो है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और उसकी एक्सप्रेशन को बताएंगे। यानी 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 हमें आप प्रूव करके दिखाना है। यानी 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपको प्रूव करके दिखाना है कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से। अच्छा टॉपिक है। अब इसी के टॉपिक के बेस पर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे लेंस मेकर्स के लिए और एसआरएस टॉपिक पर भी न्यूमेरिकल की बात करेंगे। एसआरएस का मतलब है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। जैसे कि एक न्यूमेरिकल मेरे पास है, एसआरएस का है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इन एयर इज केप्ट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट सोर्स है जो कि एक एसआरएस से, कॉन्वेक्स एसआरएस से 12 सेंटीमीटर के सामने रखा हुआ है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। बात कर रहे हैं हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। R1 R2 हमारा सेम हो जाएगा। R1 मेरा 30 हो जाएगा, R2 मेरा -30 हो जाएगा। म्यू मुझे गिवन है और आसानी से मैं फाइंड करके क्या निकाल सकता हूं? पहले एफ निकाल सकता हूं। एफ निकालने के बाद यू मुझे गिवन है, आसानी से मैं वी निकाल सकता हूं। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, 2025 के क्वेश्चन में ये पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एन एयर बबल इज ट्रैप्ड एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पर है, जहां से सीबी की डिस्टेंस आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इन ए ग्लास सरफेस ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, रेडियस 40 सेंटीमीटर and refractive index 1.5 as shown in the figure। Find the nature and position of the image of the bulb as seen by an observer at point P।
कभी कभी क्या होता है, वो आपसे ये भी कह सकता है कि इसका डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाओ, तो वो भी आपको दिखाना पड़ सकता है। एक बात ध्यान रखें, कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन आपके पेपर में आए, लेकिन क्वेश्चन का तरीका यही रहेगा, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से आप समझें। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन और है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला का है। जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, हैज ए फोकल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर इन एयर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस when the lens is immersed in the liquid of refractive index 1.65। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। ध्यान रखना कि लेंस को पहले हमने कहां पर रखा है, एयर में, बाद में हमने कहां रख दिया उसको, लिक्विड में। कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा में लेके गए, बताइए फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। ये जनरल भी पूछ सकता है, तो जनरल का आंसर होगा आपका इंक्रीज, तो यहां भी इंक्रीज ही होगी, लेकिन कितनी इंक्रीज होगी वो आपको बतानी है। जब इंक्रीज हो जाएगी तो आपसे बाद में, वो पहले कौन सा लेंस लिया था आपने, कॉन्वेक्स लेंस, अब कह रहा है कि अब बताओ जो नया लेंस बनेगा उसका नेचर कैसा होगा। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक और देखिए, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब दो लेंस नहीं है, ये एक सिंगल लेंस है, उसको भी हम डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इज मेड ऑफ ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर, यानी R1 और R2 आपके इक्वल है और अपोजिट। फाइंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। अब तक हम 5 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। छठा क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइंग इमेज फॉर्म्ड एंड ड्राइव इट्स लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर फॉर्मूले के लिए बात की, उसी तरह से लेंस फॉर्मूले के लिए टोटल कितनी इमेज बनती है, 6, 5 रियल 1 वर्चुअल। जब आपसे रियल की बात कर रहा है, इन्वर्टेड की बात कर रहा है, तो टोटल आपकी 5 इमेजेस के बारे में बात कर रहा है। उनके बारे में आप देख के मैग्नीफाइंग इमेज बना के दिखाए कब बनेगी, और फिर आप लेंस फॉर्मूला बताएं। लेंस फॉर्मूला यानी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सेकेंड क्वेश्चन और है, ड्रॉ द रे डायग्राम, या तो इस तरह से आएगा या इस तरह से आएगा, डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म, ड्राइव इट्स फॉर्मूला। एक आठवां क्वेश्चन देखिए, किसका है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का है। व्हेन टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ टच है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसके अंदर आपको टोटल फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्रूव करके दिखानी है, और आपसे वो पावर भी पूछ सकता है, तो पावर में आपको p इक्वल टू p1 प्लस p2 बताना है, क्योंकि हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला 1/f के बराबर होता है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, टोटल 8 क्वेश्चन करा दिए, उनमें टॉपिक भी थे, क्वेश्चन की फॉर्म में भी थे, और न्यूमेरिकल भी थे, जिनमें 2 पोर्शन मैंने आपको करा दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा पोर्शन है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, जिसे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इसके लिए कौन कौन से डेरिवेशंस आप लोग तैयार करोगे, आर्टिकल्स तैयार करेंगे। मैन आप 3 आर्टिकल तैयार करना है। पहला आर्टिकल है डेरिवेशन प्रोड्यूस बाय ए स्मॉल एंगल प्रिज्म एंड डिफाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड कंडीशंस। सबसे पहले बात कर रहा है स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसके अंदर एंगल स्मॉल एंगल प्रिज्म बात कर रहा है डेविएशन की, तो डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। फिर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम क्या होता है वो बताना है, और डेल एम कंडीशन कब बनेगी, वो तब बनती है जब आई ई के बराबर होता है और R1 इक्वल टू R2 के बराबर होता है। ध्यान रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डिस्पर्सिव पावर। ये छोटी सी डेफिनेशन है दोनों ही, लेकिन दोनों डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। क्वेश्चन 11th, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर प्रिज्म फॉर्मूला। 2025 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अब इन 3 टॉपिकों के बेसिस पर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पर हम ज्यादा जोर दे सकते हैं, ध्यान देंगे एक बार। जैसे कि मेरे पास एक न्यूमेरिकल है पहला, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस, एज ए थ्योरेटिकल है,
ए बी ऑफ ए प्रिज्म ए बी सी, एक प्रिज्म लिया ए बी सी और उसके फेस ए बी पर एक लाइट टकरा रही है विद एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड मर्ज आउट फ्रॉम द फेस ए सी, द प्रिज्म इज सेट in the position of minimum deviation with angle of deviation del. Find the angle of incidence and angle of refraction on face AB. ये आर्टिकल ही मान सकते हो आप, आर्टिकल की फॉर्म में ही आपको करना है इसको, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं आप लोग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 को भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है इनको। दो क्या कहता है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस ऑफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी ऑफ ए ग्लास प्रिज्म ए बी सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3. हाउ विल द एंगल ऑफ इमरजेंस चेंज, एंगल ऑफ इमरजेंस में क्या चेंज आएगा इफ द लाइट emerge from prism into a liquid of refractive index 1.3 instead of air. यानी कि अगर लाइट आपकी एयर से लिक्विड में जाए जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.3 से ज्यादा हो, तो बताइए उसके एंगल ऑफ इमरजेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन करना है। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो हमसे क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट passes through a prism of refractive index √2, जैसे कि एक डायग्राम में आपको दिखा रखा है, डायग्राम देख सकते हैं आप ध्यान से। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 एट फेस AC, यानी इसका नाम दे रहा है वो, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसकी बात कर रहा है AC पे, तो एंगल कितना है ये R2, ये निकालना है हमको। एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर दिस प्रिज्म, इसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताना है। तो बच्चों आप ध्यान रखें, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको ज्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, क्योंकि उसके अंदर से एक न्यूमेरिकल आपका जरूर बनेगा। आपके पास लास्ट जो चैप्टर है उसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मेनली तो दो ही टॉपिक है, एक आपका माइक्रोस्कोप और एक आपका टेलीस्कोप। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे और एक आपका हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करेंगे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो जो 12वें नंबर का है सॉरी, ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ड्राइव इट्स मैग्नीफाइंग पावर। कोई जरूरी नहीं है, हरियाणा बोर्ड के अंदर अगर ये पूछा जाएगा तो ये पूरा 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार पूछा जाएगा। लेकिन सीबीएसई के अंदर क्या होता है, वो केवल आपसे डायग्राम पूछ सकता है और राइट दी मैग्नीफाइंग पावर पूछ सकता है, तो जितना पूछा जाए उतना ही आपको उसके बारे में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कहां पर बात कर रहा हूं, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट की। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है कोर्स ऑफ रे। इसका क्या मतलब है कि फाइनल इमेज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी फाइनल इमेज आपकी कहां बने, 25 सेंटीमीटर के अंदर। ड्राइव इट्स मैग्नीफाइंग पावर, और उसकी मैग्नीफाइंग पावर हमको बतानी है। तीसरा, ये अगला 14 क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का थर्ड क्वेश्चन। ये 3 आर्टिकल ही पढ़ने हैं आपको, ये भी कई बार पूछा गया है। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। साथ में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ध्यान देंगे। मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, यानी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से अच्छा क्यों है, उसके बारे में आप 2-3 पॉइंट तैयार करेंगे। ये सब आपको पता है। अगला है आपके पास, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स किस फॉर्म में आ सकते हैं और आप कौन से न्यूमेरिकल तैयार कर सकते हैं। आप देख लें कुछ न्यूमेरिकल्स। ये हमारे पास 2 न्यूमेरिकल हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हैं। एक तो इस तरह का न्यूमेरिकल कई बार देखे गए हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल देखो, यू आर गिवन द फॉलोइंग 3 लेंसेज। आपको 3 लेंस दे दिए, L1, L2, L3। Which 2 lenses will you use as an eyepiece? जिनमें से 2 को हम eyepiece and as an objective के लिए यूज कर रहे हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना रहे हैं। तो हमसे ये चाहता है कि L1, L2, L3 में से हम कौन कौन से 2 लेंस यूज करें। आप करके देखिए इस क्वेश्चन को।
दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन कहता है इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा है 1.5 सेंटीमीटर रखा है, कहां से, एक ऑब्जेक्टिव लेंस से। फोकल लेंथ कितनी है 1.25 सेंटीमीटर। इफ द आईपीस हैज फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट and also find the magnifying power of the microscope. अगला क्वेश्चन है थर्ड। फर्स्ट और सेकंड बात की कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, जैसे पहला क्वेश्चन बात किया था ऐसे थर्ड क्वेश्चन है देखो, लेकिन ये आपका टेलीस्कोप का है। यू आर गिवन द फॉलोइंग 3 lenses, which 2 lenses will you use as an objective and eyepiece and construct the astronomical telescope, give region, कैसे कर सकते हैं। 3 लेंस L1 L2 L3, पावर हमें पावर दे रखी है, ध्यान रखना पावर का हमें यूज करके हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो P इक्वल टू होता है 1/f। ये आपको 3, 6, 10 दे रखी है। अपर्चर इसका मतलब होता है डायमीटर, ये आपका है 811। आसानी से इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है और रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी 20 मीटर एंड eyepiece of focal length 1 centimeter. Find the angular magnification of the telescope. एंगुलर मैग्निफिकेशन को ही हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। तो ध्यान रखना यहां पर क्या निकालना है आपको, माइनस F0 बटे F। F0 भी पता है, F भी पता है, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है। ये आपकी जितने भी सैंपल पेपर्स वगैरह हैं उसके अंदर कई बार दे रखा है, एनसीईआरटी का उठाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना आप। इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, अगर एक टेलीस्कोप की सहायता से एक मून को व्यू कर रहे हैं, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा उसका डायमीटर बताना है। गिवन द डायमीटर ऑफ द मून इज इतना 3.5 into 10 की पावर 6 मीटर, और रेडियस ऑफ लूमर ऑर्बिट इज 3.8 into 10 की पावर 8 मीटर। तो इस चैप्टर 10 हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम 2 टॉपिक्स लेंगे। पहला टॉपिक रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल की सहायता से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इक्वल टू एंगल R प्रूव करके दिखाना, और रिफ्रैक्शन मींस स्नेल्स लॉ प्रूव करके दिखाना। ये टॉपिक हमें करने हैं। ये जो दोनों के दोनों आपके जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, इन पे हमारे पास कई डेरिवेशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। देखेंगे आप लोग। पहला डेरिवेशन, स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट दे देंगे। सेकंड, एंगल I इक्वल टू एंगल R हाइजेन प्रिंसिपल की सहायता से प्रूव करके दिखा देंगे। सेकंड, डिफाइन वेवफ्रंट एंड टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल। इसमें स्नेल्स लॉ प्रूव करके दिखा देंगे। थर्ड जो है हमारे पास, व्हाट इज द शेप ऑफ वेवफ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी वेव फ्रंट की कौन कौन सी शेप होती है। वेव फ्रंट हमारे पास 3 तरह का होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तो उनकी शेप कैसे बनती है, जैसे मेरे पास ये 3 केस दे रखे हैं। पहला है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, यानी कि एक पॉइंट चार्ज से लाइट अगर डाइवर्ज हो रही हो तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा। नंबर 2 यानी बी, लाइट इमर्जिंग फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस, यानी पॉइंट कहाँ रखा हो, फोकस पर, इमेज कहाँ बनेगी, आपकी इंफिनिटी पर। तो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। ध्यान रखेंगे आप लोग। सी, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंस स्टार
इंटरसेप्ट बाय द अर्थ। किसकी बात कर रही है? वेव फ्रंट कैसा होगा जब कोई फार ऑफ स्टार अर्थ से काफी दूर हो, तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा उसका? तो वो भी आप समझदार हैं। जो स्टार है लाइक एज ए पॉइंट सोर्स, लेकिन वो फार ऑफ है, तो आपके पास वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। इसके बाद हम नए टॉपिक की बात करेंगे। नया टॉपिक है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम YDSC कहते हैं। YDSC, इसके ऊपर काफ़ी मेन न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आता है और बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट सारे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छांट छांट के इनमें से निकाले हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांस हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इन YDSC at which the interfering waves of intensity I0 each have a path difference of, पहला है λ/3 एंड सेकेंड इज λ/2। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आपने थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस नाम का टॉपिक पढ़ा है, उसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी पढ़ी है। आई रिजल्टेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos ऑफ 5। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, बस पाथ डिफरेंस हमको दिया हुआ है, फेज डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए मेनली हमें ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। यहाँ पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू पुट करेंगे, फेज डिफरेंस निकाल लेंगे और उसको उस फॉर्मूले में डाल के आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDSC? What is the effect on the interference pattern in YDSC when first the source slit is moved closer to the plane of the slit? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बीटा इक्वल टू λ/d/d, जिसमें लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। डी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। और स्मॉल डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बीटा इक्वल टू λ/d/d। इसके बढ़ाने से ये घटता है और इसके बढ़ाने से ये बढ़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे पास कि अगर स्लिट को स्क्रीन से हम नज़दीक लेके जाएं तो क्या बीटा पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या होगा? प्रेशर बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज्ड। अगर डी को बढ़ा दें तो बीटा पे क्या फर्क पड़ेगा? घट जाएगा। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चंस हम लोग फाइंड करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6th है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। पहला पार्ट देखो, इन ए YDSC यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट SS2 माइनस SS1, SS2 यहां से इधर और SS1 ये आपको λ/4 दे रखा है, वेयर S1 एंड S2 आर द टू स्लिट्स एज शोन इन द फिगर। फाइंड द पाथ डिफरेंस। आपको पाथ डिफरेंस निकाल के दिखाना है। ये देखो यहाँ डिफरेंस ऑफ पाथ है, ये रहा S2P माइनस S1P फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या बनेगा? पहले हम इस पाथ में से इस पाथ को माइनस कर देंगे। SS2 प्लस S2P माइनस SS1 माइनस और प्लस S1P।
अब इन टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे, S2 माइनस S1P प्लस S2P माइनस S1P। ये वैल्यू किसके बराबर है? लैम्डा बाई 4 के। ये तो आपका S2P माइनस S1P हो गया। अब ये किसके बराबर है? डेल्टा एक्स। जब कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो किसके बराबर आ गया? एन लैम्डा, या एन लैम्डा लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे इसकी वैल्यू। अगर डिस्ट्रक्टिव है तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो इससे हम S2P माइनस S1P फाइंड आउट कर लेंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर हिंट भी दे दी है। हिंट से आप इसको समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस in a YDSC if the monochromatic source S is replaced by a source of white light। अगर आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स को व्हाइट सोर्स में बदल देते हैं तो क्या आपका इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पर क्या इफेक्ट होगा? तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं बनेगी, कलर्ड इमेज बनेगी, कलर्ड पैटर्न होगा। ये बात ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है 7th, ध्यान से देखेंगे। डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, डेफिनेशन मत समझना। डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेस एंड कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। एक अच्छा इंटरफेरेंस बनाने के लिए कौन कौन सी मेन कंडीशंस होनी चाहिए, ये आप याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आप मान के चल सकते हैं कि जो हमारे पास थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस या कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो हमारा डेरिवेशंस है वही डेरिवेशन है, बस इसमें क्या कर दिया है? एम्पलीट्यूड सेम कर दिए हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू लाइट वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा emanating from two coherent sources of light are given by, the equation है y1 equal to a cos omega t and y2 equal to a cos omega t plus phi। phi क्या है? phase difference between the two waves। these light waves superimpose at a point। obtain the expression for resultant intensity एट दैट पॉइंट। इस क्वेश्चन के अंदर हम ये दोनों इक्वेशन उठाएंगे, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे कंस्ट्रक्टिव के लिए y इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों को ऐड करेंगे, a कॉमन लेंगे, फिर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे और जब निकल जाएगी तो हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9th। इन ए YDSC टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.30 millimeter and the screen is kept 1.5 meter away। the wavelength of light used is 600 nanometer। calculate the distance between the central bright fringe and fourth dark fringes। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी दे रखा है, स्क्रीन का स्लिट से डिस्टेंस 1.5 एंड कैपिटल डी दे रखा है, वेवलेंथ आपको लाइट दे रखी है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ डार्क फ्रिंज, यानी सेंट्रल से फोर्थ डार्क फ्रिंज का निकालना है। तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, मैं आपको हिंट दे देता हूं। x इक्वल टू कितना आ गया? 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d। ध्यान दीजिए, यानी कि 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 फोर्थ डार्क फ्रिंजेस की बात कर रहा है। तो n की वैल्यू 4 कर देंगे। यहाँ पर 4 करने के बाद 7 लैम्डा d बाई 2d आ जाएगा। सारी वैल्यूज हमको गिवन है, सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 600 नैनोमीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड 500 नैनोमीटर इज यूज्ड इन ए YDSC, दो वेवलेंथ गिवन है हमको। दिस स्लिट सेपरेशन इज 1 मिलीमीटर, स्मॉल डी दे रखा है, एंड स्क्रीन केप्ट 0.60 अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। कैलकुलेट नंबर 1 द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन सेम 9th क्वेश्चन की तरह ही होगा। इसमें केवल किसकी बात कर रहा है? ब्राइट फ्रिंज की। ब्राइट फ्रिंज का मतलब है फॉर्मूला क्या होता है उसका? एल लैम्डा, तो एन की जगह कितना जाएगा? 2 लैम्डा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला पार्ट देखें इसका। द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि जब वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर आके जब दोनों वेवलेंथ जब एक पॉइंट पर मिलेंगी तो वहां पर लीस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एक को मानना पड़ेगा एन लैम्डा और एक को मानना पड़ेगा n-1 लैम्डा। इस क्वेश्चन को आप करके देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं इसका सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल करा के दूंगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th। गिव एनी टू डिफरेंसेस between the interference pattern obtained in YDSC and a diffraction pattern due to a single slit। डिफरेंस बताना है, 2 बता दो, 3 बता दो, इंटरफेरेंस के लिए और डाइफ्रैक्शन के लिए बता सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है वही इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में इंटेंसिटी का और पाथ डिफरेंस का ग्राफ बना के दिखाना है। तीसरा क्वेश्चन जो है, इन YDSC यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। वो कह रहा है कि जब पाथ डिफरेंस आपके पास लैम्डा के बराबर है तो इंटेंसिटी आपकी k यूनिट के बराबर है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6। यानी लैम्डा से लैम्डा बाई 6 हो जाएगा तो उस समय उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा हिंट ध्यान रखें, 2 फॉर्मूले याद रखें। रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ फाई। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको फाई नहीं दे रखा, तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला याद रखें, फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। यहाँ से फाई निकालेंगे, फाई की वैल्यू को यहाँ पुट करके आसानी से हम इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। वैल्यू आपकी आ जाएगी लैम्डा बाई 4। नेक्स्ट टॉपिक डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। उसके मेन डेरिवेशंस, क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे आपसे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, डाइफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट एंड ड्राइव विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एक तो हमें सिंगल स्लिट का डाइफ्रैक्शन यानी पूरा का पूरा पैटर्न हमें डिस्कस करके देना है। इसमें हमें सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा सब निकाल के दिखाने हैं। फिर उसके बाद हमें विड्थ बतानी है, विड्थ कितनी होती है 2 लैम्डा डी बाई डी, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वुड द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डाइफ्रैक्शन पैटर्न बी अफेक्टेड। यानी एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पर क्या फर्क पड़ेगा। नंबर 1, width of the slit is decreased. Second, orange light is used in place of green light. And third, the screen is moved closer to the slit. सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, एंगुलर विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो 2 लैम्डा डी बाई डी होगा। W इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई डी।
यानी कि विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जितनी वेवलेंथ बढ़ेगी उतनी विड्थ भी बढ़ेगी। डी का मतलब डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट बढ़ेगी तो एंगुलर विड्थ भी बढ़ेगी। डिस्टेंस ऑफ स्लिट बढ़ेगी तो डब्ल्यू आपका घटेगा। तो हमारे पास ये तीन आपके रीजनिंग क्वेश्चन है। विड्थ ऑफ स्लिट इज डिक्रीज्ड, ये डिक्रीज होगी तो डब्ल्यू इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एंगुलर विड्थ इंक्रीज। ऑरेंज लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्रीन लाइट, तो किसी के बारे में पूछ सकता है, किसी कलर के बारे में पूछ सकता है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं हमारे पास 7 कलर्स होते हैं जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड लाइट की होती है और सबसे कम आपकी वॉयलेट लाइट की होती है। अगर हम ऑरेंज और ग्रीन को कंपेयर करें तो ऑरेंज की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ग्रीन की वेवलेंथ कम। इसका मतलब है ऑरेंज की वेवलेंथ अगर बढ़ती है तो एंगुलर विड्थ भी बढ़ेगी। थर्ड क्वेश्चन है स्क्रीन इज मूव्ड क्लोज टू द स्लिट, अगर स्क्रीन को स्लिट के नजदीक लाया जाए, यानी डी का मतलब कैपिटल डी कितना हो गया, छोटा, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, स्मॉल हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों रीजनिंग क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, थर्ड क्वेश्चन है येलो लाइट लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम आगे इल्यूमिनेट्स ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ इतना 1 into 10 की पावर -4 मीटर। कैलकुलेट 1 द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क लाइन्स, जिसको फ्रिंज बोलते हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इफ द डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन केप्ट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। सेकेंड पार्ट और पूछा हुआ है, द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द फर्स्ट मिनिमम। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, हमें येलो लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, उसके बाद हमें स्मॉल डी भी दिया हुआ है 1 into 10 की पावर -4 मीटर। कहता क्या है हमसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क लाइंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। जब डार्क लाइन की बात करते हैं तो डाइफ्रैक्शन हमेशा इंटरफेरेंस से अपोजिट होता है। इंटरफेरेंस में जहां पर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा आता था ब्राइट फ्रिंजेस का, यहां पर डार्क का आएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सेकंड डार्क लाइंस की। तो सेकंड डार्क लाइन की लाइन बात करेंगे तो कितना आ गया, जनरल होगा एन लैम्डा डी बाई डी, लेकिन हमारे पास क्या है, टू डार्क लाइंस, तो 2 लैम्डा डी बाई डी। आसानी से लैम्डा हमें पता है, कैपिटल डी भी हमको पता है, स्मॉल डी वो भी हम जानते हैं, आसानी से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द फर्स्ट मिनिमम। फर्स्ट मिनिमम क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। फर्स्ट मिनिमम की बात कर रहा हूं तो एन इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा बाई ए हो गया, और इस साइन थीटा को नियर इक्वल टू क्या लिख लिया, थीटा। लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, आसानी से इसको फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फोर्थ, ए सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन सेटअप इज इल्यूमिनेटेड विद ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर if the width of the slit is 1 millimeter and the screen is meter away from the slits, calculate the width of central maxima। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दो, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, पर्टिकुलर एंगुलर विड्थ के ऊपर ही हैं सारे। क्या कह रहा है इसके अंदर, आपको वेवलेंथ आपको गिवन है, स्लिट की विड्थ आपको गिवन है, और स्क्रीन से स्लिट की डिस्टेंस यानी कैपिटल डी भी आपको गिवन है। विड्थ पूछा है, विड्थ का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम है, 2 लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा आपको गिवन, कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी आपको गिवन है, तो डब्ल्यू यानी कि एंगुलर विड्थ या विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ्स 600 नैनोमीटर and
480 nanometer is used to obtain interference fringes in a double slit experiment. The screen is placed 1 meter away from slits which are 1 nanometer apart. Calculate the distance of the third bright fringes on the screen from the central maximum for wavelength 600 nanometer. क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं अलग अलग वेवलेंथ के साथ। उन्हीं में से एक क्वेश्चन मैंने आपको निकाल के दिया है। सबसे पहले क्या कहता है हमसे कि दो वेवलेंथ हमको गिवन है, λ1 λ2 आप ले सकते हो। फिर हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यानी डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड ब्राइट फ्रिंज। और थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए डिस्टेंस कितनी होती है? n लैम्डा d बाई डी। n की वैल्यू कितनी है? 3। तो कितना आ गया? 3 λ1 d बाई डी, क्योंकि λ1 को हमने 600 लिया है और 600 के बारे में बात कर रहा है हमसे ये। तो आसानी से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास? फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। ये कह रहा है कि जब दोनों की दोनों वेवलेंथ कोइंसाइड करेंगी वो पर्टिकुलर पॉइंट, वहां पर क्या होगा हमारे पास? दोनों की जो फ्रिंज विड्थ होंगी वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। माना एक है हमारे पास n लेना पड़ेगा, n λ1 पहली वेवलेंथ d बाई डी। दूसरा क्या होगा? n+1 λ2 d बाई डी। d से स्मॉल d कट जाएगा, कैपिटल D से कैपिटल D कट जाएगा और आसानी से n की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें λ1 भी पता है और λ2 भी पता है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? लीस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। n की वैल्यू हमको गिवन है, वेवलेंथ दोबारा वही 600 नैनोमीटर लगा देंगे, d और स्मॉल d लगा के हम इसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आसानी से आप क्लियर कर लोगे। मैंने हर क्वेश्चन की आपको हिंट बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और थैंक फॉर वॉचिंग।